हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पीवाईक्यू एक नज़र में हम देख रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू की नज़र में हम प्रीलिम्स के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो प्रीलिम्स 2017 के प्रश्नों की आज चर्चा करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमको आगे कैसे तैयारी करनी है। तो आगे 2026 और 2027 में जो बच्चे पेपर देंगे उनको ये जो है सीरीज देखनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो जो भी सिलेबस पढ़ रहे हो, सिलेबस का संदर्भ यहाँ पर है कि मटेरियल पढ़ रहे हो, जो भी विषय वस्तु पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सब चीज़ों के लिए ही ये सीरीज लाई जा रही है। तो बहुत सोच समझ करके ये सीरीज लाई गई है, तो आप इसको फॉलो करिए। ठीक, तो देखिए हम प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन प्रश्नों को देखने से पहले हम सिलेबस देखते हैं। तो हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे। तो प्रीलिम्स का सिलेबस हमें बहुत ज़्यादा डिफाइन होता हुआ नहीं दिखाएगा, तो मेंस पर जाएंगे। मेंस में भी हमको बहुत ज़्यादा डिफाइन होता हुआ सिलेबस नहीं दिखाएगा, तो इसका मतलब है कि हमको पीवाईक्यू पर ही अंततः जाना पड़ेगा और करंट अफेयर पर, क्योंकि साइंस टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये चार सब्जेक्ट मूलतः बहुत ज़्यादा जो है करंट बेस्ड होते हैं। हालांकि पॉलिटी और हिस्ट्री भी होती है, उसमें भी करंट बेस्ड ही रहता है, क्योंकि करंट के कोई टॉपिक चल रहा है, मान लो राज्यपाल करंट में चल रहा है, तो वो उसका ट्रेडिशनल करंट से खींच करके पूछ लेगा। लेकिन आप ट्रेडिशनल में पढ़ते हो तो आप इसको करने की स्थिति में हो जाते हो। आप इसमें भी देखते हो, जो हिस्ट्री है उसमें आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आप देखते हो। आर्ट एंड कल्चर का पार्ट देखा आपने, तो आपने देखा कि आर्ट एंड कल्चर का जो भी मतलब नई चीज़ें हैं उसको आप करंट में थोड़ा बहुत चेंजमेंट के साथ पढ़ते हो। लेकिन ये चीज़ें जो मेन है, जो साइंस टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इनको बहुत ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एनवायरमेंट का सिलेबस प्री के लेवल पर और मेंस के लेवल पर डिफाइन नहीं है, तो हमको बार बार पीवाईक्यू पर जाना होता है। तो हम एक बार सिलेबस को फिर भी देख ही लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या लिखा, पर्यावरण पारिस्थितिकी, ठीक है, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी समान मुद्दे। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप इसको रोकिए कि पर्यावरण पारिस्थितिकी, ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी मुद्दे करंट में चल रहे हो, ठीक, करंट में ही चलते हैं, उन्हीं से पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन उसका बेसिक, जैसे मान लो पेरिस क्लाइमेट डील है, अब उसकी चर्चा तो आपको बेसिक तो 2015 का पढ़ना ही पड़ेगा ना। वो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, जहां भी आप किसी बुक को पढ़ोगे या मान लो करंट अफेयर की कोई मैगजीन पढ़ोगे, तो वहां पर भी बेसिक दिया होता है। जितनी यूपीएससी में अपेक्षा होती है उतना वहां पर दिया होता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा उसका बेसिक देख लो। हो सकता है एक कथन वो बेसिक का उठा के डाल दे और एक कथन करंट अफेयर का डाल दे और एक कथन उससे मिला जुला दोनों का मिक्स करके डाल दे और फिर कूट रख दे कि उपरोक्त में से दो सही एक सही, इस तरह से, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें बेसिक चीज़ों को देखना है। फिर उसके बाद यहीं पर रोको, जैसे सिलेबस पढ़ो तो यहीं पर इसको रुको। देखिए, पढ़ने की एक शैली होती है, तरीका होता है। अब यहाँ तक रुके, फिर इसके बाद लिखना है जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं, ऐसा उसने बार बार मतलब यहाँ पर लिख दिया है। तो आप कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है जा करके, ये नहीं कि एनवायरमेंट के क्षेत्र में आप पीएचडी करने लगो। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस हमें बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं दिखाई देता, तो मेंस पे जाते हैं। तो मेंस में भी हम देखते हैं संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, ये भी जो है बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए सहायता नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, पीवाईक्यू पर जाना है। ठीक, तो हम पीवाईक्यू पर जाएंगे तो देखते हैं सिलेबस को, ठीक है, सॉरी पीवाईक्यू को। अब आप पहले तो ये देखिए कि जो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एनवायरमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। एनवायरमेंट इसलिए क्योंकि 15 सवाल लगभग जो है इससे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है इस समय। 2014 के बाद से जब से पैटर्न चेंज हुआ है, प्रीलिम्स का तो 2011 से चेंज हो गया था और मेंस का 2013 से चेंज हो गया था, मतलब 14 से। ठीक है, तो आप देखते हो कि जो है काफ़ी एनवायरमेंट का जो है वेटेज बढ़ गया है, तो इसलिए एनवायरमेंट को आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए आपको प्रीलिम्स का सिलेबस, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को बार बार देखना है, जिससे क्या होगा कि आगे हमको कैसे तैयारी करनी है उसकी दिशा हमें मिल सकेगी। तो करंट को छोड़ना नहीं है, करंट आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और जो है ये चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसको आप इसका लाभ उठाइए। तो लाभ कैसे मिलेगा, कई मेंटर्स आपके टीचर जो पढ़ाते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़े होंगे तो वहाँ भी आपसे बोला जाता होगा कि आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए। तो पीवाईक्यू क्यों देखना चाहिए, तो देखने का मतलब ये है कि आज के पीवाईक्यू दोबारा तो रिपीट होंगे नहीं, लेकिन आगे जो भी चीज़ें हमको पढ़नी है तो उसके लिए हमको पीछे के पीवाईक्यू को देखना ही पड़ेगा। इसलिए पीछे के पीवाईक्यू को देखा और आगे हमने तैयारी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पीछे का पीवाईक्यू की थीम है, मान लो कोई थीम है तो वो रिपीट होगी, रिपीट हर साल होती है, तो आप देखो कि हर साल रिपीट होती है, तो उस थीम को बहुत अच्छे से पढ़ना और करंट से उसको जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रैफिक संस्था के बारे में यहाँ पर बोल रहा है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा, मतलब फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ट्रैफिक के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर पूरा मैं इसको यहाँ से पढ़ देता हूँ। वाणिज्य में प्राणी जात, धीमे से पढ़ा करिए बिल्कुल, जिससे एक एक शब्द समझ में आए, और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो व्यापार संबंधी विश्लेषण का मतलब ट्रैफिक रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। ठीक है, ट्रैफिक का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ट्रैफिक के बारे में आप जाकर पढ़ो कि ट्रैफिक होता क्या है। अब हो सकता है यूपीएससी इससे बना दे, फिर इसी संदर्भ में ट्रैफिक के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, साइट्स भी पढ़ लेना है कि साइट्स क्या होता है, फिर तुलना भी करनी है कि ये चीज़ों में इनमें अंतर क्या है। फिर यहीं पर IUCN का स्टेटस लिस्ट होती है, उसको भी देख लेना है कि उसमें क्या होता है। फिर भारत के संदर्भ में आ जाओगे तो वाइल्ड लाइफ
एक्ट देख लेना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का, अभी उसमें संशोधन हुआ है। तो यूपीएससी ऐसे ही पूछता है। फिर यहाँ पर देखिए ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र यूनेप के अंतर्गत एक ब्यूरो है, तो जब आप ट्रैफिक पढ़ोगे तो यूनेप के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यूनेप को अलग से भी पढ़ लो कि कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इस तरह से। फिर ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो, इस तरह से आपको ये देखना है। और बिल्कुल सिंपल चीज़ें ये देखिए पूछी गई हैं, इसका मतलब विषयगत विशेषज्ञता की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको बस यही चीज़ें पढ़नी है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप अभी क्या पढ़ोगे, आप ट्रैफिक के बारे में पढ़ोगे, साइट्स के बारे में पढ़ोगे, IUCN के बारे में पढ़ोगे, बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। यूनेप के बारे में जब ट्रैफिक पढ़ोगे तो यहीं पर जानकारी मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती तो आप अलग से भी सर्च करके पढ़िए, ठीक। इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से देखना, आप खुद ही आपको जो है फायदा मिलेगा। फिर आप जो है पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट, आप तुरंत मैप उठाओ, जैसे आपने मैप उठाया तो आपको तुरंत जो है देखने को मिलेगा कि ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। अब यहाँ पर तुरंत मैप मतलब एटलस में देखा के बीच एक अच्छा संपर्क होने के लिए, इन दोनों के बीच में अच्छा संपर्क होने के लिए निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है, किसका अधिक है, कौन सा ऐसा राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण मतलब कि वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो इसको अच्छा जो है पाथ संपर्क कराता है, मतलब दोनों के बीच में जाने के लिए। तो आप इनको पहले आप इनको छोड़ दीजिए, अब ये दोबारा ऐसा प्रश्न नहीं बनाएगा, लेकिन आपको ये जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसको देख लो, नल्लावाला वन देख लो, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान देख लो, शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र देख लो। तो पहले आपको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल पार्क पढ़ना है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना है। ये तीन चीज़ों को पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर इनके अंतर्गत रख लो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में कितनी है, नेशनल पार्क कितने हैं, फिर बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तीनों को अलग अलग करके पढ़ लिया, बार बार इनको रिपीट कर लो। अब इनके बीच से कोई नदी गई है तो यूपीएससी पूछ लेता है, मैं तो देखता रहता हूँ ना, आपको दिखाया भी है 2013 से अभी तक। इनके बीच से कोई जो है पर्वत है तो उस पर पूछ लेगा, कोई पहाड़ी है तो उसके बारे में पूछ लेगा। यह हो सकता है कोई वहाँ का जीव बहुत ज़्यादा मुख्यता मतलब वहाँ पर मुख्य जीव हो, उसके बारे में यूपीएससी पूछ सकता है। तो आपको ये पढ़ते देखिए, इतनी मेहनत नहीं करोगे तो पेपर नहीं निकलेगा। आप सोचोगे कि हम कंफर्ट जोन पर बने रहें और हमको जो है मलाई जो है दे दी जाए तो हम उतना पढ़ के चले जाएं। देखिए जो टॉपर्स होते हैं इंग्लिश मीडियम के खास करके, वो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। वो ऐसे ही डिफाइन कर लेते हैं कि नेशनल पार्क पहले अच्छे से पढ़ा, नेशनल पार्क में कौन कौन से जीव आते हैं उसको लिख लिया, कौन कौन सी नदी है उन पार्कों के बीच से निकलती है उनको देख लिया, कोई विशेष पहाड़ पर्वत है क्या उसको लिख लिया, या कोई जो है जानवर या कोई पौधा या प्लांट्स अगर चर्चा में है वहाँ के तो उसको लिख लिया। फिर ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी डिफाइन कर लिया, उसमें भी लिख लिया, फिर बायोस्फीयर रिजर्व में भी ऐसे लिख लिया। तो ऐसे सबके बारे में डिफाइन करके कुछ नहीं, केवल टेबल बनानी है आपको। कॉपी लो, कॉपी ऐसे लो, एक पेज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दे दो, एक पेज नेशनल पार्क को दे दो, एक पेज बायोस्फीयर रिजर्व को दे दो। यहीं पर उसके नाम जो नाम है उसके आगे ऐसे ऐसे मान लो कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मान लो 5 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके अंदर कौन कौन से जानवर हैं, कौन से जीव हैं। फिर उसी के आगे छोटा सा अगर एक पेज और लग रहा तो उसे एक पेज और लगा लो, IUCN स्टेटस दे दो, कोई जानवर है तो उस जानवर का IUCN स्टेटस, कोई प्लांट है उसका, साइट्स की क्या स्थिति है। फिर उसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उससे संबंधित कोई सूची में दिया हुआ है तो उसको लिख लो। तो इस तरह से आप पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी आपको जो है, अब मैं तो देखिए ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, इतनी मेहनत नहीं करोगे, कोचिंग वाले ये सब करके नहीं देंगे आपको, दे भी देंगे तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। जब आप खुद से मेहनत करके जाओगे तो फायदा मिलेगा। अगर कोई ऐसे ग्राफ बना करके दे देता तब तो बढ़िया है, लेकिन देते कहाँ हैं और कुछ भी, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर तो ठेके में नोट्स बनवाए जाते हैं। अब वो कैसे, उनको बच्चों से क्या मतलब है, क्या पढ़ना है, उन्होंने पता चला कि 4 डायग्राम आपको बना करके लेना है तो वो बना के 20 दे रहे हैं, उनको क्या मतलब है, आप पढ़ो चाहे मरो जा करके। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रदूषण से संबंधित मामले, अब प्रदूषण आपको सिलेबस में दिया हुआ है, मेंस के सिलेबस में पर्यावरण प्रदूषण लिखा हुआ है और प्रीलिम्स में भी यही कहीं जलवायु परिवर्तन दिया हुआ है, तो ये प्रदूषण से ही मिलता जुलता है, ठीक है। ये तीनों टॉपिक मिलेंगे, जैव विविधता में भी खतरा प्रदूषण करेगा, पर्यावरण पारिस्थितिकी में भी करेगा, जलवायु परिवर्तन का कारण तो है ही है। मुझे जो है कोल्ड हो रखा है तो थोड़ी दिक्कत हो रही पढ़ाने में, तो अगर थोड़ी बहुत देर तक दिक्कत हो तो हो सकता है कि मैं क्लास बीच में छोड़ दूं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्लास जल्दी जल्दी समाप्त करूं, अच्छे से समाप्त करूं, ठीक है। तो प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैव उपचारण, अब ये बायो रेमेडिएशन, अब ये क्या है, ये शब्दावली है। यूपीएससी शब्दावली पे बहुत फोकस करता है। आपको पता है कि जितने मैंने अभी तक पेपर डिस्कशन किए हैं प्रीलिम्स में, उसमें जितने, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, सब जगह जो है आपका शब्दावली पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो आप शब्दावली को बिल्कुल नजरअंदाज, तो बायो रेमेडिएशन क्या होता है इसको पहले बहुत अच्छे से पढ़ो। ये तकनीकी है किस चीज़ की, ऐसे मियावाकी पूछ लिया था,
2023 या 23 में पूछा था, 23 या 24 में, ठीक है। तो इसी तरह से पूछता है यूपीएससी, इसलिए शब्दावलियों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। 1-2 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल भी मत छोड़िए। तो पहले आपको पॉज करिए यहीं पर, बायो रेमेडिएशन तकनीक पढ़ो अच्छे से जा करके, गूगल में डालो, एआई में डालो, कहीं पर से भी देखो, ठीक है। एआई के पीछे बहुत ज़्यादा मत पड़ना, कुछ बहुत सारी जानकारी गलत भी मिल जाती है अगर पेड नहीं है तो, ठीक है। फिर यह प्रकृति में घटित होने वाले जैव न्यूनीकरण प्रक्रिया का एक संवर्धन है। अब देखिए, जब आप इसको पढ़ोगे तो क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन इसके जो है क्वेश्चन को पढ़ करके आपको देखना है कि अगली बार अगर कोई तकनीकी या शब्दावली देगा तो ऐसे कथन रख सकता है घुमा फिरा करके। तो आपको इनमें कथन पढ़ते समय इनकी की पॉइंट्स देखने हैं कि इनमें क्या ऐसा कह रहा है। लेकिन जब पहले इसको पढ़ लोगे तब आपको की पॉइंट्स समझ में आएंगे कि वो की पॉइंट्स फालतू के दे रहा है यूपीएससी। क्योंकि देखिए, पेपर बनाना बहुत कठिन होता है, पेपर सॉल्व करना सरल होता है, क्योंकि जो पेपर बना रहा होता है उसके ऊपर चैलेंज होता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं कि सभी कर लें। वो ये ध्यान रखता है कि जो पढ़ा हुआ है ढंग से गंभीर रूप से वही केवल कर पाए। तो इसके जो है पॉज करके इसको देखना कि बायो रेमेडिएशन पहले अच्छे से पढ़ो, फिर इसके ऑप्शन सॉल्व कर लो। तो आपको यहीं पर से क्या मिल जाएगा, जानकारी अच्छी मिल जाएगी और आपके पास अच्छा खासा मटेरियल भी तैयार होता हुआ दिखाई देगा। जब आप ये पूरी सीरीज 2013 से 25 तक कर लोगे तो लगभग आपका 70 से 80% कोर्स भी मतलब समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। बस आपको करंट अफेयर तो थोड़ा फोकस रहना है और आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होते हैं, ये ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन होते हैं, ये पूर्णतः अलग नहीं कर पाना होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये प्रश्न ज्योग्राफी में भी मतलब इसको रख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी तो डिफाइन करके मतलब कहता नहीं कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का है, ये इकोनॉमी का, इससे तो कुछ बोलता नहीं यूपीएससी। तो हमें अलग अलग कर पाना थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक। तो हम इसको यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं, अगर ज्योग्राफी में आएगा तो वहाँ भी देख लेंगे। तो भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें, इसका मतलब आपको कैसा दे रहा है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दे रहा है। अब आपने अगर घूमा होगा इसी जगह, या आपने देखा होगा या इमेजिन किया होगा, तो यूपीएससी ऐसे प्रश्न 1-2 देता है, तो उससे घबराना नहीं, बहुत सिंपल होता है। तो आप पाएंगे दिन में 2 बार समुद्र जल तट रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आ जाता है। इसका मतलब मान लो ये समुद्र है, ये तट है, ठीक है, और ये समुद्र है, ठीक। तो ये लहरें ऐसे आई और फिर वापस चली गई, फिर ऐसे आई फिर वापस चली गई। तो ये आप कौन से तट पर ऐसी गतिविधियां देखते हो, जब जल पीछे हटा होता है, ठीक। जब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं, यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है, भीमू निपटनम में देखी जाती है, नागपट्टिनम में देखी जाती है, चांदीपुर में देखी जाती है, भावनगर में। अब आप ये घटना कहाँ पर देखी जाती है, तो आपने इसका मतलब तटों को बहुत ध्यान से देखना है कि जब भी आप जो है एटलस देखें तो एटलस में इन चीज़ों को देखें। तो जब आपने ये प्रश्न देख लिया तो इसका मतलब एटलस आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। लाइट चली गई है, यूपीएस थोड़ा सा आवाज़ करेगा बीप की, तो मैनेज करना है, बस 2-3 मिनट में क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक है। कुछ कारणों वश यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या बड़ी मतलब उनकी संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका क्या या इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, यह हो सकता है, ठीक है। तो कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये कॉन्सेप्ट बेस है, बहुत सिंपल सवाल है, आप कर लोगे इसको, ठीक है। क्या कारण है कि स्पीसीज कम हो रही हैं, कुछ कृषि पौधों में कवकी संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। एनवायरमेंट का सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है, अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ रखा है तो आ जाएगा। इसका मतलब आपको बेसिक पढ़ना है अच्छे से, इनके बारे में, बर्रइयों के बारे में अगर आ जाए तो स्पेशल थोड़ा देख लेना है। ये करंट, अब देखिए स्पीसीज उस समय कम हो रही थी, अभी भी हो रही हैं, लेकिन इस पर क्या कारण है, तो यूपीएससी इस पर ध्यान रखता है। करंट अफेयर पे चर्चा चला, आपने तुरंत उसने बेसिक उठा के पूछ लिया, तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी प्रजाति, जैसे उस बीच में क्या चल रहा था, खेतों में वो जो टिड्डे होते थे, वो 2020 के आसपास, कोरोना के आसपास बड़ा चर्चा में चल रहा था, तो यूपीएससी ने पूछ लिया उस पर प्रश्न, मेंस पे, है ना। प्री पे भी शायद पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पूछा था कि नहीं पूछा था, आप लोग कंफर्म करना, ठीक है। फिर शैवाल आधारित, इससे हर साल पूछता है, शैवाल, कवक, यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक, बैक्टीरिया, विषाणु, ठीक है। तो जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा या सीमाएं हैं। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन विकासशील देशों, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके क्या मतलब संभावित सीमाएं हैं या सीमा है, ठीक है। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं है। अब इसको देखना कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कर सकते हो आराम से, मैं कराता तो इसको बता देता यहीं पर कैसे करना है। फिर शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने में इंजीनियरिंग करते हुए निर्माण पूरा होने तक
उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं पढ़ जरूर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है कि शैवाल आधारित जैव ईंधन क्या होता है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट जाकर के पढ़ो कि होता क्या है। अब बेसिक एक किताब मैंने बता रखी है, उस पर जो है बुक लिस्ट पर एक वीडियो बना रखी है, उस बेसिक किताब को अपने पास रखिए। जब मैं ये कराऊं तो बेसिक किताबों को थोड़ा पढ़िए और करंट अफेयर की एक मैगजीन को फॉलो करिए बस। और डेली आप करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं उससे आप अपडेट करते रहिए। ठीक, इतना देखिए, फिर मुझे बताना कि अगर कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा। मैं इसको इतना बता रहा हूँ कि इस तरह से आप पढ़ोगे तो हो जाएगा आपका आराम से। अब देखिए इनमें 15 सवाल हैं, मान लो औसतन 15 सवाल पूछते हैं। मैं कहता हूँ 10 या 11 सवाल से ज़्यादा आपको करना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना। अगर एक्स्ट्रा आप कर लेते हो, आपका इसमें बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो कर लोगे अच्छी चीज़ें। लेकिन मैं 10-11 से आप बोल ही नहीं रहा हूँ ज़्यादा करना, सिंपल आपको पढ़ना है, बेसिक चीज़ें आराम से आप कर लोगे। ठीक, फिर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के मानव उद्भवी उत्सर्जन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो मानव उद्भव मतलब उसको उत्सर्जन कर रहा है के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है के न्यूनीकरण, मतलब उसे कम करने के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन से संभावित स्थान, देखिए कौन सा से, यूपीएससी ऐसे भी आपको डाइवर्ट करता है तो इसलिए इनको जो है एक चीज पढ़ लिया करो, कौन सा संभावित स्थान हो सकता है, बस यहाँ छोड़ दो। अगर यहाँ पर पढ़ोगे कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं, फिर ये वाला पढ़ना पड़ेगा इस तरह से, तो एक को पकड़ो। ठीक, कौन सा स्थान हो सकता है, तो यहाँ इंग्लिश भी देख लिया करिए। परित्यक्त क्या है, इसको इंग्लिश में देख लो। एवं गैर लाभकारी कोयला संस्था, ऐसा है क्या, निशेष तेल एवं गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। अब इनको कभी पढ़ो तो ये भूमंडलीय तापन के क्या कारण हो सकते हैं, तो आपको ये जाकर के ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इनको जब इनको कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं तो उस पर भी कोई देखो यूपीएससी हो सकता है उससे दिमाग लगा करके क्वेश्चन पूछ ले। ठीक, अब देखिए ये जब नीचे कूट दिए हों तो यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ा कर, सही नहीं भी लिख देता कहीं कहीं, तो इनको जो है हाईलाइट कर लिया करो, मैं बताता हूँ हर बार। ठीक है, फिर आप देखिए वन्यजीव सुरक्षा संरक्षण, यह सुरक्षा होता है, संरक्षण होता लिखा होता है, कायदे से तो संरक्षण होता है। वन्यजीव संरक्षण 1972, अभी इसमें संशोधन भी हुआ है, इसकी जो है जो अवशिष्ट परिशिष्ट है इनको बढ़ाया घटाया गया, तो उस पर देखना कि कुछ जीवों प्रजातियों को ऊपर नीचे किया गया, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, यूपीएससी पूछ सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता, इनमें दिया हो कौन सा 1972 की सूची के, तो 1972 सूची में आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। अब यहीं पर साइट्स को भी पढ़ लो, अगर भारत के अंदर 1972 का है तो साइट्स पूरे विश्व के लिए दिया हुआ है कि उसका किस जीव का व्यापार नहीं किया जा सकता है ना। तो इनको घड़ियाल को थोड़ा पढ़ लो कि कहाँ इनका आवास है, भारतीय जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, जंगली भैंस कहाँ पाई जाती है, यूपीएससी ऐसे सवाल बना देता है सिंपल, तो इनको थोड़ा पढ़ लो, इनका संरक्षण कहाँ पर है 1972 की सूची में है कि नहीं है, तो वहीं पढ़ोगे तो ये सब मिल जाएगा आपको, बेसिक किताबों में सब लिखा होगा। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये देखिए कभी कभी ये होता है भूगोल में भी आप इसको रख सकते हो, पर्यावरण में भी रख सकते हो, तो कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पर भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। अब इसको तुरंत एटलस दिखाओ, यही पॉज करो, इसको जाकर एटलस में देखो कि क्या दे रहा है। फिर पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट को देखो। अभी देखिए इसी में पश्चिमी घाट से संबंधित प्रश्न पूछा था कि नहीं पूछा था, ऐसे किया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में कौन सा जो है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको जो जोड़ता है या ऐसा करके, तो इसका मतलब यूपीएससी ने उसको ठीक से पढ़ा होगा, उसका एक कथन यहाँ उठा के रख दिया, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट थीम है, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है वन्य जीवों की संख्या जो है अधिक होती है, मतलब कि अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई, पुलकट झील को देखो जाकर कहाँ है, क्या इसमें जो खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है। यूपीएससी अगली बार हो सकता है कि लिख दे कि पुलकट झील केवल मीठे पानी की झील है, तो वो कथन तो भी आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कथन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ कि ये सब सॉल्व कराऊंगा डिटेल एनालिसिस में, तब बताऊंगा। ठीक, कैसे पढ़ना है मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि आगे आपको कैसे अपनी तैयारी रखनी है। अब देखिए जैव ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मापा गया। अब जैव ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, इसको जाकर के पढ़ो तुरंत कि भाई जो आप जो है पेस्टिसाइड, जो भी केमिकल आप यूज करते हो, जो भी गंदगी आप यूज कर रहे हो, जो भी केमिकल, वो क्या होता है बह करके तालाब में या नदी में जाता है। हमारे तालाब में गया तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस नदी के पानी को साफ करने का प्रयास करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, उसी को कहते हैं जितनी वो ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे उसी को हम बोल देते हैं बायो ऑक्सीजन डिमांड। तो ये बायोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ, जो ये यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। एक सीओडी होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो उसके बारे में आप हमको बताना कि क्या होता है। केमिकल मतलब जहाँ पर ये केमिकल ही आए, अब हमने कुछ केमिकल बाहर से डाल दिए, तो केमिकल जो हमने बाहर से डाला वो ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, तो उसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं। बीओडी जो होता है वो धीमी प्रक्रिया होती है,
धीरे धीरे धीमे प्रक्रिया होती है। और सीओडी क्या होती है? तीव्र प्रक्रिया होती है। भाई अलग से केमिकल डाल के हमने सफाई करने का प्रयास किया ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बीओडी और सीओडी, ठीक, तब आपको बेहतर ये समझ में आएगा। फिर आप ये ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन तो आप कर ही लोगे, और ये सिंपल पूछा गया है। अब आपको इतना मैंने बता दिया, इसी के आधार पे आप इसको कर लोगे कि रक्त में ऑक्सीजन स्तर, रक्त की जो बात कर नहीं रहा है, वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन शस्त्रों के अवकलन के लिए देखिए, जब कभी ऐसा हो तो इनको बिंदु लगा कर रोक दिए करो, जो बिल्कुल गलत है उसको तुरंत हटा दो। अभी ये एलिमिनेशन मेथड जब मैं आगे बताऊंगा तो आपको ये सब चीजें बताऊंगा कैसे किया जाता है। फिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में क्यों में के लिए प्रदूषण के अमापन के लिए, अब इसको भी रोक लो। उच्च तंगता क्षेत्रों ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए, जो कथन गलत लगे तुरंत उसको काटो। अब मैं आंसर बताने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको पढ़ना जो है तब मैं बताऊंगा। अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप कहोगे लो, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित किस स्थान पर जाना होगा। काफी चर्चा में उस समय चल रहा था, तो आपको जा करके इसको पढ़ना है कि भीतरकनिका मैंग्रोव क्या है, पुलकट झील क्या है, चंबल क्या है और दीपर झील क्या है। तो घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं आपको अच्छे से पता है, स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं कि गंदे पानी में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर हम चलते हैं, अब कह रहा है समान प्रयुक्त पदार्थ। अब ये साइंस टेक में भी पूछ लेता है और ये आपके एनवायरमेंट में भी पूछ लिया। उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। लिपस्टिक में क्या पाया जाता है? शीशा पाया जाता है क्या? शीतल पेय में क्या पाया जाता है? भूमिगत वनस्पति तेल, चाइनीज फास्ट फूड, कौन से सुमेलित है ये पूछ रहा है। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। अब इनमें आप अच्छे से पढ़िए कि लिपस्टिक में क्या पाया जाता है, शीतल पेय में क्या पाया जाता है, चाइनीज जो फास्ट फूड होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो आपको अच्छे से जब देखोगे तो ये चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक। काफ़ी चर्चा में उस समय चल रहा था जो लेड पाया गया था ना मैगी में, तो उस समय चर्चा में चल रहा था, इसीलिए यूपीएससी ने बना के पूछ लिया, 2-3 चीज़ें और लिख दी कि लिपस्टिक में भी तो कुछ चीज़ पाई जाती है, उस पर क्यों नहीं ध्यान गया किसी का, ठीक है। तो इस समय जैसे आप देख रहे हो कहीं जो घी वगैरह जो है पकड़ा गया है कि बहुत ज़्यादा जो है घी सही नहीं है उसमें, तो उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लो, यूपीएससी दिमाग लगा के हो सकता है पूछ ही ले। अब देखिए एमएसटी, फिर शब्दावली कोई चर्चा में रहती है, ये किससे संबंधित है, उस समय काफ़ी चर्चा में मतलब करंट अफेयर में चल रही थी, उसी पूछ लिए। तो इसलिए आपको जो भी शब्दावली चर्चा में चल रही है, कोई चीज़ करंट अफेयर चल रही है तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आप चलिए नीचे, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 सूची, अब ये फर्स्ट के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो उसके इसका निहितार्थ क्या है। तो 1972 की अनुसूची इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनको कथन को नहीं पढ़ूंगा, आपको ये पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक इनके कथन आपको समझ में आने लगेंगे। अब बाकी कथन आप रोक करके इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक। फिर आखिरी प्रश्न है, थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर लाइट चली गई है, कंप्यूटर बंद हो सकता है, तो आपकी जो ये क्लास है ये भी जो है आपको नहीं मिल पाएगी, फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। अभी मुझे उत्तर लेखन के लिए भी समय निकालना है, ठीक है। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है, वो कहाँ पर किया जा रहा है। तो जिम मतलब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है, कूनो पालमपुर वन्यजीव अभयारण्य में किया रहा है, मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य में किया जा रहा है, या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। अब इनको जो है ये किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस समय का करंट था इसलिए पूछ लिया गया। अब आपको ये देखना है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, मधुमलाई कहाँ है, सरिस्का कहाँ है, इनको मैपिंग में देखो। यहाँ पर कौन कौन से जीव चर्चा में है, यहाँ पर मेन पाए जाते हैं, कौन सी नदी इनके बीच से निकल रही है, इनको बस ध्यान से देखो। अगली बार यूपीएससी हो सकता है कि एक इस कथन को उठा करके आंसर को उठा के प्रश्न बना दे और ऊपर वाले कथन को नीचे रख देगा। ये हो सकता है ये ना पूछा जाए उस समय का चर्चा में, या कुछ और बना के रख देगा, तो फिर आप वहाँ पर फेल हो जाओगे। तो इस तरह से आप जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपका बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होगा। आप बिल्कुल परेशान मत होना, बस जैसे मैं बता रहा हूँ बस ऐसे करते जाओ। आप बेसिक बुक ले लो और करंट अफेयर ले लो, बस उनको बार बार पढ़ते रहो, क्वेश्चन को बार बार देखते रहो। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि मैं आज बता रहा हूँ कल आपको इससे लाभ मिल जाएगा। आज देखोगे, जब 10 दिन 5 दिन लगातार देखते रहोगे तो आपके दिमागों में ये चीज़ें बस जाएंगी। जब आप कोई भी नई चीज़ पढ़ोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि इससे प्रीलिम्स में सवाल बनेगा, इससे मेंस में सवाल बनेगा, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद। कल फिर क्लास लेकर के आएंगे, ठीक, धन्यवाद।